सब कुछ यंत्र चालित उपकरण के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है, जिसे चलाने वाले पर्दे के पीछे रहते हैं। किसी आदमी को धुएं में गायब होते दिखाना या किसी लड़की को दो हिस्सों में काटना, दोनों इसी प्रकार की चालाकियां हैं, जो पूरी तरह उपकरण के प्रयोग पर निर्भर करती हैं। बहुत पैसे वाला कोई भी व्यक्ति उस उपकरण को खरीद सकता है या स्टेज पर खेल दिखा सकता है, लेकिन निस्संदेह प्रस्तुत करने की कला आना भी बहुत जरूरी है। कला की पूर्ण प्रस्तुति में व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति एवं उचित आंतरिक प्रेरणा, मोहित करने की कला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये कर सकना हर किसी के वश की बात नहीं है, हर कोई नहीं। सुरपति चौंक कर अपने दिवास्वप्न से बाहर आ गया। गाड़ी ने झटके दे देकर अभी स्टेशन से निकलना शुरू ही किया था कि एक आदमी ने बाहर से उसके डिब्बे का दरवाजा खोला और अंदर चढ़ाया। सुरपति ने जैसे ही यह कहकर विरोध करना चाहा कि ये सीटें आरक्षित हैं, उसी व्यक्ति के चेहरे पर नजर पड़ते ही वह हैरान रह गया। शुक्रिया ईश्वर का, ये तो त्रिपुर बाबू निकले। त्रिपुर चरण मालिक। विगत में भी कई दृष्टांत हो चुके हैं जब सुरपति को इसी का अनुभव हुआ। किसी व्यक्ति के बारे में सोचते ही उसके साक्षात हो जाने की घटना सुरपति के साथ पहले ही घट चुकी थी, लेकिन त्रिपुर बाबू को इस प्रकार अपने डिब्बे में पाने जैसी घटना के आगे पिछली सभी घटनाएं फीकी पड़ गईं। सुरपति अवाक बना रहा। त्रिपुर बाबू ने अपनी धोती के छोर से अपना माथा पोंछा, साथ में लाए पोटली को उन्होंने सामने वाली सीट पर रखा और बैठ गए। फिर उन्होंने सुरपति को देखा और हंसे, आश्चर्य, क्या तुम नहीं हो? सुरपति ने मुश्किल से कंठ निगला, मैं चकित हूं। असल में मुझे पक्का पता नहीं था कि आप अभी तक जीवित हैं। वास्तव में हाँ, कॉलेज समाप्त होने के बाद ही मैं आपके बोर्डिंग हाउस गया था। आपके कमरे पर ताला लगा हुआ था। मैनेजर ने मुझे बताया कि आप एक कार के नीचे आ गए थे। त्रिपुर बाबू हंसे, वह बल्कि ज्यादा अच्छा होता। मैं कम से कम अपनी सारी चिंताओं एवं परेशानियों से तो मुक्त हो जाता। इसके अलावा, सुरपति ने कहा, कुछ देर पहले तक मैं आपके विषय में ही सोच रहा था। अरे हाँ, त्रिपुर बाबू के चेहरे के ऊपर से एक छाया गुजर गई। क्या तुम वास्तव में मेरे बारे में सोच रहे थे? तुम्हारा मतलब है तुम अभी भी मुझे याद करते हो? आश्चर्य की बात है। सुरपति ने लज्जा से अपना होंठ काट लिया। ऐसा मत कहिए त्रिपुर बाबू, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? क्या आप मेरे पहले गुरु नहीं थे? मैं उन दिनों को याद कर रहा था जब हम साथ थे। मैं पहली बार बंगाल के बाहर अपना खेल दिखाने जा रहा हूँ। अब मैं एक पेशेवर जादूगर हूँ, क्या आपको पता था? त्रिपुर बाबू ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम है, इसीलिए मैं आज तुमसे मिलने आया हूँ। देखो, मैं पिछले 12 वर्ष से तुम्हारे करियर को करीब से देखता आ रहा हूँ। जब न्यू एम्पायर में तुम्हारा शो था, मैं पहले दिन ही वहां गया था और अंतिम पंक्ति में बैठा था। मैंने सबको तालियां बजाते देखा। हाँ, मुझे तुम पर गर्व महसूस हुआ। लेकिन बोलते बोलते वह रुक गए। सुरपति समझ नहीं पाया कि क्या कहा जाए। वैसे भी कहने के लिए कुछ खास था नहीं था। अगर महसूस कर रहे थे कि उन्हें ठेस लगी है और उपेक्षित छोड़ दिया गया है, तो इसमें त्रिपुर बाबू का कोई दोष नहीं। बहरहाल, अगर उन्होंने शुरू में ही सुरपति की मदद नहीं की होती तो सुरपति उस जगह कभी न पहुंच पाता जहां वह आज है। लेकिन उसने बदले में त्रिपुर बाबू के वास्ते क्या किया? कुछ भी नहीं। उल्टे यह जरूर हुआ कि त्रिपुर बाबू और उनके आरंभिक दिनों की याद उसके मन में बहुत धुंधली पड़ गई थी। इसी प्रकार कृतज्ञता की भावना भी मिट चली थी। त्रिपुर बाबू फिर बोलने लगे, हाँ, मैंने उस दिन तुम्हारे बारे में गर्व का अनुभव किया, ये देखकर कि तुमने कितनी सफलता हासिल कर ली है। लेकिन मुझे थोड़ा खेद भी हुआ। जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने जो रास्ता चुना है वह एक सच्चे जादूगर के लिए सही रास्ता नहीं है। उन जुगतों के प्रयोग से तुम दर्शकों का मनोरंजन कर सकते हो और उन्हें बहुत हद तक प्रभावित करने में भी सफल हो सकते हो, लेकिन कोई भी सफलता तुम्हारी अपनी नहीं होगी। क्या तुम्हें याद है मैं किस प्रकार का जादू दिखाया करता था? सुरपति भूला नहीं था। उसे ये भी याद था कि त्रिपुर बाबू उस समय बहुत हिचकिचाहट में थे जब उन्हें अपनी सबसे बढ़िया बाजीगरी या हाथ की सफाई उसे सीखनी थी। तुम्हें अभी थोड़ा और समय चाहिए, वो कहते, लेकिन सही समय कभी नहीं आया। उसके कुछ समय बाद ही शेफालो का आगमन हुआ और 2 माह बाद त्रिपुर बाबू स्वयं लुप्त हो गए। सुरपति को आश्चर्य के साथ साथ बहुत निराशा भी हुई जब त्रिपुर बाबू वहां नहीं मिले जहां वह रहते थे।
लेकिन ये भावनाएं अधिक समय तक नहीं रही। उसके मन में शेफालो भरा हुआ था और अपने भविष्य के सपने थे कि वह हर जगह की यात्रा करेगा, हर जगह अपना खेल दिखाएगा। उसके नाम से लोग उसे पहचानेंगे और वह जहां भी जाएगा, तालियों से उसका स्वागत होगा और प्रशंसा प्राप्त होगी। त्रिपुर बाबू विचारमग्न थे और खिड़की के बाहर ताक रहे थे। सुरपति ने उन्हें थोड़ा और निकट से देखा। देखकर लगता था कि उन्हें कठिन समय से गुजरना पड़ा है। उनके सारे बाल सफेद हो गए थे, उनकी खाल धंस गई थी और उनकी आंखें गड्ढों में चली गई थी। लेकिन क्या उनकी आंखों की दृष्टि जरा भी मंद हुई थी? नहीं, उनकी दृष्टि आश्चर्यजनक रूप से आज भी उतनी ही पैनी थी। उन्होंने आह भरी, सचमुच, मैं जानता हूं तुमने ये रास्ता क्यों चुना। मैं जानता हूं तुम मानते हो और इसके लिए शायद मैं भी अंशतः उत्तरदायी हूं कि सादगी को प्रायः यथायोग्य सम्मान नहीं मिलता है। स्टेज पर खेल तमाशा दिखाने के लिए तड़क भड़क और कुछ छल की आवश्यकता होती है ना? सुरपति असहमत नहीं हुआ। शेफालो के हुनर का वह कायल हो गया था। सच में थोड़ी बहुत चकाचौंध से कोई नुकसान नहीं होता। आज स्थितियां बदल गई हैं। शादी विवाह में साधारण खेल तमाशा दिखाकर कोई कितना हासिल कर सकता है। बिना किसी काट छांट वाली विशुद्ध जादूगरी के प्रति सुरपति के मन में अगाध सम्मान था, लेकिन उस प्रकार के जादू का कोई भविष्य नहीं था। सुरपति यह समझता था और इसी कारण उसने एक अलग रास्ते पर चलने का फैसला किया था। उसने त्रिपुर बाबू को यह सब कह डाला और त्रिपुर बाबू अचानक उत्तेजित हो गए। बेंच पर पालथी मारकर बैठे बैठे वह उसी आक्रोश में थोड़ा आगे की ओर झुकाए। सुनो सुरपति, उन्होंने कहा, अगर तुम्हें पता होता कि असल जादू क्या होता है तो तुम नकली जादू के पीछे नहीं भागते। जादू सिर्फ हाथ की सफाई नहीं है, हालांकि उसे सीखने लिए भी सालों अभ्यास करना पड़ता है। उसके आगे भी बहुत कुछ है। सम्मोहन, जरा सोचो इसके बारे में। तुम एक व्यक्ति को पूरी तरह वश में कर सकते हो सिर्फ उस पर अपनी दृष्टि गड़ाकर। फिर अतीन्द्रिय दृष्टि है, दूरानुभूति, टेलीपैथिक है और पर विचार ज्ञान है। अगर तुम चाहो तो किसी दूसरे के विचारों में प्रवेश कर सकते हो। व्यक्ति की नाड़ी स्पर्श करके ही तुम बता सकते हो कि वह क्या सोच रहा है। अगर तुम इस कला को पूरी तरह आत्मसात कर लो तो तुम्हें व्यक्ति को छूने की भी जरूरत नहीं होगी। तुम्हें केवल 1 मिनट उस व्यक्ति को घूर कर देखना होगा और तुम उसके विचारों को जान सकोगे। यह सबसे बड़ा जादू है। उपकरण और जुगत की इसमें कोई जगह नहीं है। इसमें सिर्फ समर्पण, अध्यवसाय और गहन एकाग्रता चाहिए। त्रिपुर बाबू सांस भरने के लिए रुके। फिर वह सुरपति के और निकट खिसक आए और कहने लगे, मैं तुमको ये सब सिखाना चाहता था। तुम प्रतीक्षा नहीं कर सके। विदेश से आए एक छली ने तुम्हारा दिमाग पलट दिया। तुमने सही रास्ता त्याग दिया और भटक गए आडंबर की दुनिया में जल्दी पैसा कमाने के उद्देश्य से। सुरपति खामोश रहा। वह किसी भी बात से इनकार नहीं कर सका। त्रिपुर बाबू कुछ नर्म पड़ गए। उन्होंने सुरपति के कंधे पर हाथ रखा और नरमी के साथ आगे बोलने लगे, आज मैं सिर्फ एक अनुरोध करने आया हूं। अब तक तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मुझे अनेक करतब आते हैं, लेकिन पैसा कमाने की चालबाजी मैंने अभी तक नहीं सीखी है। मैं जानता हूं मुझ में महत्वाकांक्षा की कमी है, वही एकमात्र कारण है। आज मैं घोर निराशा में डूबा हुआ हूं सुरपति। मुझमें अब इतनी सामर्थ्य एवं शक्ति नहीं है कि अपने जीवन निर्वाह के लिए फिर से कोशिश कर सकूं। मुझे बस इतना भरोसा है कि तुम मेरी मदद करोगे, भले ही इसके लिए तुम्हें कोई त्याग क्यों न करना पड़े। मेरे वास्ते ये कर दो सुरपति, और मैं वादा करता हूं कि फिर कभी मैं तुमको परेशान नहीं करूंगा। सुरपति उलझन में पड़ गया। वह किस प्रकार की मदद चाहते हैं? त्रिपुर बाबू आगे बोले, मैं अब आगे जो कहने जा रहा हूं तुमको धृष्टता लग सकती है, लेकिन कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखो, यह मेरे लिए सिर्फ धन चाहने की बात नहीं है। इस वृद्धावस्था में मेरी एक विलक्षण इच्छा है। मैं स्टेज पर दर्शकों की एक बड़ी भीड़ के सामने अपना खेल दिखाना चाहता हूं। मैं उनको अपनी सबसे श्रेष्ठ बाजीगरी, जो मैं जानता हूं, दिखाना चाहता हूं। यह पहला और अंतिम अवसर हो सकता है, लेकिन मैं इस चाह को अपने मन से निकाल नहीं सकता। एक ठंडे हाथ ने सुरपति के दिल को जकड़ लिया। त्रिपुर बाबू अंततः मुद्दे पर आ गए। तुम लखनऊ में शो करने जा रहे हो ना? मान लो कि तुम अंतिम क्षण में बीमार हो जाते हो। निस्संदेह तुम अपने दर्शकों को निराश नहीं करना चाहोगे। मान लो कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारा स्थान ले लेता है।
सुरपति पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। वह कहना क्या चाहते हैं? वह असल में बहुत निराश होंगे, अन्यथा ऐसा अजीब प्रस्ताव लेकर वह कभी नहीं आते। सुरपति पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए त्रिपुर बाबू ने कहा, तुम्हें सिर्फ ये कहना होगा कि किसी अपरिहार्य कारण से तुम अपना खेल नहीं दिखा सकते, लेकिन ये कि तुम्हारी जगह तुम्हारे गुरु आ रहे हैं अपना कर्तव्य दिखाने। क्या लोगों को इस बात से अफसोस होगा और उनका दिल टूट जाएगा? मैं ऐसा नहीं मानता। मैं सोचता हूं उन्हें मेरा प्रदर्शन पसंद आएगा। इसके बावजूद तुम पहली शाम की कमाई में से आधा अपने पास रख सकते हो, बाकी रकम से मेरा काम चल जाएगा। उसके पश्चात तुम अपने रास्ते जा सकते हो। मैं तुमको दोबारा कभी तंग नहीं करूंगा, लेकिन यह एक मौका तो तुमको मुझे देना ही होगा। सुरपति, केवल एक बार। असंभव। सुरपति को गुस्सा आ गया। आप जो कह रहे हैं वह एकदम नामुमकिन है। आपको पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। मैं बंगाल के बाहर पहली बार अपनी बाजीगरी का प्रदर्शन करने जा रहा हूं। क्या आप समझ नहीं सकते कि लखनऊ में मेरा ये शो मेरे लिए क्या अर्थ रखता है? क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं अपने नए पेशे की शुरुआत एक झूठ से करूं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? त्रिपुर बाबू ने उस पर एक ठंडी व सपाट दृष्टि डाली। फिर उनकी आवाज सारे शोरगुल से ऊपर उठ गई। लगता था जैसे डिब्बे को चीर डालेगी। क्या तुम अभी भी सिक्के और अंगूठी के उस पुराने दांव में रुचि रखते हो? सुरपति चौंक गया, लेकिन त्रिपुर बाबू की आंखों का भाव नहीं बदला। क्यों? सुरपति ने पूछा। त्रिपुर बाबू बुजदिली से हंसे। अगर तुम मेरा सुझाव मानोगे तो मैं तुम्हें वो हुनर सिखा दूंगा। अगर तुम नहीं। उस क्षण उनकी आवाज हावड़ा जा रही ट्रेन की सीटी की तेज आवाज में डूब गई। गुजरती हुई ट्रेन की तेज रोशनी ने उनकी आंखों में विचित्र चमक को पकड़ लिया। और अगर मैं न मानूं? सुरपति ने नम्रता से पूछा। जब शोर जा चुका था